प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में निवेश का ये सर्वोत्तम समय है। वर्चुअल माध्यम से दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। मार्च के पहले सप्ताह में 12 से 15 साल के बच्चों को भी लगेगा कोविड का टीका। बस्तर में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 माओवादी ढेर, हथियारों के साथ एक शव भी बरामद। और छत्तीसगढ़ में बदली हवाओं की दिशा, मौसम साफ होते ही गिरा तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में निवेश का ये सर्वोत्तम समय है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले समय में समग्र विश्व की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि भारत अपार शक्ति और ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत ने हाल में 160 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जाने की उपलब्धि भी हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में भारत ने 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराकर अपनी क्षमता का उदाहरण दिया है। कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ एक साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। भारत का सामर्थ्य इस समय पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। इसी संकट के दौरान भारत के आईटी सेक्टर ने 24 घंटे काम करके दुनिया के तमाम देशों को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया है। आज भारत दुनिया में रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भेज रहा है। 50 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भारत में काम कर रहे हैं। आज भारत में दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पिछले 6 महीने में रजिस्टर हुए। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लाइफ मिशन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे जन आंदोलन बनाना धरती को जीवन के अनुकूल बनाने की मजबूत आधारशिला साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन संस्थाओं में सुधार के लिए प्रत्येक लोकतांत्रिक देश को आवाज उठानी चाहिए ताकि ये वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो सकें। देश में 157 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में ही 67,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि जल्द ही 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल वाले युवा साथियों ने जो उत्साह दिखाया है और उनके माता पिता ने जो सहयोग दिया है वह बहुत ही सराहनीय है। अब तक लगभग 4 करोड़ बच्चों को टीके लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में
12 से 15 साल के बच्चों में भी कोविड टीकाकरण आरंभ किया जा सके। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस वर्ष 3 जनवरी से अब तक 15 से 18 वर्ष की आयु के 3.5 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में टीके लगवा चुके किशोरों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवाओं में कोविड टीकाकरण के लिए आश्चर्यजनक उत्साह देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या के साथ ही अब मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में कोरोना से 10 लोगों की मृत्यु हुई है। देर रात जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 38,064 सैंपल्स लिए गए, जिनमें से 4,574 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। सोमवार रात उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई। इसके बाद उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया। तीसरी लहर में अब तक 2 दर्जन मंत्री और दर्जन भर विधायक संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इस तरह प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 31,960 पहुंच गई है। इधर आइसोलेशन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन करने का असर भी देखने लगा है। सोमवार को दिन भर में 5,396 लोगों को स्वस्थ घोषित कर अस्पतालों और होम आइसोलेशन से छुट्टी दी गई। इनमें से केवल 179 लोग अस्पतालों में थे। दुर्ग में सबसे अधिक 1,862 मरीजों को छुट्टी दी गई है। तीसरी लहर के दौरान एक दिन में डिस्चार्ज होने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। कोविड टीकाकरण को गति देते हुए पाटन विकासखंड में आज और कल जिला प्रशासन के निर्देश पर टीकाकरण महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। मोर टीका मोर गांव मां इस थीम के तहत चलाए जा रहे टीकाकरण के इस महाअभियान में बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं। शिविर में पहली और दूसरी डोज के अलावा बूस्टर टीके भी लगाए जा रहे हैं। टीकाकरण के लिए दुर्ग जिले में 285 केंद्र बनाए गए हैं। पाटन के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि टीकाकरण अभियान के दौरान 50-50 गांवों में विशेष शिविर लगाकर टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। 18 जनवरी और 19 जनवरी को विशेष टीकाकरण महाअभियान संचालित किया जा रहा है। इसमें विकासखंड पाटन की ओर से एक विशेष कैंपेन के रूप में हम उसको नाम देकर चला रहे हैं, जिससे लोग जो बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, वो अपने गांव में ही नज़दीक में उनको टीकाकरण का लाभ मिल जाए। इसके लिए हमने इस कैंपेन का नाम दिया है मोर टीका मोर गांव मां, मेरा टीका मेरे गांव में ही लग जाए। इससे लोग प्रभावित होकर आज 18 जनवरी को अधिक संख्या में अपना टीकाकरण करवाने आ रहे हैं। बताया गया है कि अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाइल वैन की भी व्यवस्था की गई है, जो घर घर जाकर छूटे हुए लोगों का टीकाकरण कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक कुल टीके के 3,35,47,000 से अधिक डोजेस लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 2 करोड़ से अधिक पहली डोज और 1,31,00,000 से अधिक दोनों डोजेस लग चुकी हैं। वहीं 15 से 18 वर्ष के बच्चों को 8,80,000 से अधिक डोजेस लगाई जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 2 अलग अलग जगह पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 माओवादियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित तेलंगाना के मुलगु जिले से निकली ग्रेहाउंड की टीम बीजापुर के इलाके में माओवादियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। घटनास्थल से सर्चिंग करने के बाद जवानों ने एलएमजी और एक एसएलआर राइफल बरामद की है। सुकमा जिले के एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर बड़े नक्सली लीडरों की उपस्थिति की सूचना पर ग्रेहाउंड की टीम आज सुबह नक्सल ऑपरेशन पर निकली। इस बीच जवान जब बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र के जंगलों में पहुंचे तो पहले से ही घात लगाए माओवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस जवानों ने 3 माओवादियों को ढेर कर दिया।
ये एक संयुक्त अभियान चालू है अभी हम लोगों का, जिसमें जिला दंतेवाड़ा, जिला सुकमा, जिला बस्तर, तीनों जिलों की संयुक्त फोर्सेज मिलके मारजूम और कटे कल्याण क्षेत्र में, जहां पे बड़े जो नक्सली हार्डकोर नक्सली डीवीसीएम कैडर के, उनके साथ 35 से 40 नक्सलियों के जमावड़े की खबर प्राप्त हुई थी। इसमें यह खबर प्राप्त हुई थी कि वो लोग किसी न किसी बड़े टारगेट पर अटैक करना चाह रहे हैं, तो उसी को काउंटर करने के लिए हम लोगों की टीमें तीनों जिलों से रात में निकली थी 9:30 बजे 10 बजे के करीब। अर्ली मॉर्निंग में इन लोगों के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है सुबह से, और जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की संभावना में लग गई है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है। साथ ही साथ एक नक्सली का इसमें शव भी बरामद हुआ है। अभी हमारा पूरे इलाके की सर्चिंग में और पूरी टीम जो है फील्ड पे इसको मॉनिटर कर रही है, और पूरे इलाके की कार्डन एंड सर्चिंग ऑपरेशन चालू है। बताया गया है कि मारजूम के जंगलों में जवानों ने 3 तरफ से माओवादियों को घेर रखा है। यहां पर मंगलवार सुबह से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। पुलिस अधिकारियों की माने तो इस मुठभेड़ में जवानों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। छत्तीसगढ़ में हवाओं की दिशा बदलते ही आसमान में छाए बादल हट गए हैं और मौसम साफ होते ही न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके कारण सामान्य न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है, जिससे बलरामपुर, अंबिकापुर, चिल्फी घाटी, पेंड्रा रोड सहित कई इलाकों में ओस की बूंदें जम गईं। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अब उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाएं आ रही हैं। इसकी वजह से मौसम बदला है। अब दिन के तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। बताया गया है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह के वक्त मध्यम से घने स्तर का कोहरा भी छाया रह सकता है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बलरामपुर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि जशपुर के डूमरबहार और कोरिया में 7.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में धूप की वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन रात में ठंड बढ़ी है। रायपुर में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी शहरों में बिलासपुर और दुर्ग में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किए गए हैं। केंद्र सरकार इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान हम आजादी के जननायकों से नई पीढ़ी को परिचित करा रहे हैं। आजादी के सफर में आज हम बात करेंगे गांधी जी की प्रिय शिष्या मीराबेन के बारे में। आज ही के दिन हम गांधी जी की प्रिय शिष्या मीराबेन को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। मीराबेन का असली नाम मैडेलिन स्लेट था। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया। वे करीब 34 वर्षों तक भारत में रही। मीराबेन 7 नवंबर 1925 को अहमदाबाद आईं, जहां महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल और स्वामी आनंद ने उनका स्वागत किया। गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। आश्रम में आने पर ही गांधी जी ने उन्हें मीराबेन नाम दिया। भारत में प्रवास के आरंभिक वर्षों के दौरान मीराबेन ने हिंदी सीखी और भारत को जानने समझने के लिए गाँवों की यात्रा की। वे गांधी जी के भरोसेमंद लोगों में से एक बन गयी। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ मीराबेन लंदन गईं। मीराबेन अहिंसा के संदेश के प्रचार प्रसार में सक्रिय रहीं। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें हिरासत में रखा गया। उन पर भारत में रहते हुए यूरोप और अमेरिका में सूचना भेजने का आरोप लगाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और गांधी जी तथा उनकी पत्नी कस्तूरबा के साथ पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। उन्होंने 1947 में ऋषिकेश के निकट आश्रम की भी स्थापना की। अगले 11 वर्ष के दौरान उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों की यात्राएं की, सामुदायिक परियोजनाएं चलाई और पर्यावरण के मुद्दों पर कार्य किया। 18 जनवरी 1959 को मीराबेन इंग्लैंड चली गयीं। उसके 1 वर्ष बाद वे वियना चली गयीं और उम्र भर वहीं रहीं। भारत सरकार ने 1981 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उस दिव्यात्मा को नमन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।